हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का लखनऊ अकेडमी पर स्वागत है। मैं मोना परमार। आज की जो आपकी क्लास है वो वही है अर्ली टर्किश इन्वेजन पर ही। अभी ये लास्ट टॉपिक रह गया है मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर, और उसमें दो टॉपिक हम कवर करेंगे कि तुर्कों की सफलता के क्या कारण रहे अथवा राजपूतों की पराजय के क्या कारण रहे। तो आगे बढ़ते हैं। ये सब हमने उस दिन बता ही दिया था कि मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। आप इसके लिए जो लेक्चर पहले रिकॉर्ड हुआ है आप उसे देख सकते हैं जाके। अब हम आगे चलते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। गौर जो प्रदेश था उसके बारे में थोड़ा जानते हैं, और उसने क्या क्या, जैसे एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए, कहाँ पेशावर है, कहाँ सियालकोट है, कहाँ उक्ष है, लाहौर है, मुल्तान है, भटिंडा है, पानीपत है, दिल्ली है, बयाना है, ग्वालियर है, कन्नौज है, अहिंद बाड़ा है। तो इन जगहों पर जो मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण रहे, सैनिक अभियान रहे, वो इन्हीं जगहों पर मेन रहे। जैसे कि मोहम्मद गौरी का जो पहला आक्रमण था उसका वो उच्छ और मुल्तान से होता है। फिर वो पेशावर की तरफ मूव करता है, लाहौर को अपने कंट्रोल में करता है, सियालकोट को करता है, फिर भटिंडा आता है। ठीक है, भटिंडा आने के बाद फिर दिल्ली, बयाना, ग्वालियर, कन्नौज, इन क्षेत्रों पे वो कब्जा करता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने एक बार इस पर नज़र डाल लिया कि मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो था उसको तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को माना जाता है। वो आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है मोहम्मद गौरी को। अब इसमें आगे देखते हैं हम कि मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ से था। तो वो गौर से था, और गौर कहाँ का था, गौर कहाँ पड़ता है, बेसिकली अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। तो मोहम्मद गौरी जो था, मतलब गौर प्रदेश था, वहाँ से मोहम्मद गौरी था। और गौर प्रदेश जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये हम थोड़ा देखते हैं कि जो गौर प्रदेश है वो गजनी और हेरात, ये दोनों ही पश्चिमी अफ़गानिस्तान के क्षेत्र हैं। उसके बीच में का जो क्षेत्र है वो गौर प्रदेश कहलाता है। तो गौर प्रदेश में लगभग 10वीं शताब्दी में संस बनी वंश की जो है स्थापना हुई, और जिसका स्थापना की एक ताजिक सरदार थे उन्होंने। अब क्या था, गौर जो है वो 2-3 चीज़ों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था उस समय। एक तो वहाँ से दास जो होते थे उनकी बिक्री काफ़ी होती थी। दूसरा, जो वहाँ पे हथियार होते थे उनका जो बनना होता था वो काफ़ी अच्छे हथियार माने जाते थे गौर प्रदेश के, और दास वहाँ से सेल होते थे, यानी दासों को बेचा जाता था। ये वहाँ की विशेषता थी गौर प्रदेश की। तो 10वीं शताब्दी में यहाँ ताजिक सरदार ने जो है वो संसबनी वंश की स्थापना की, जिससे मोहम्मद गौरी बिलोंग करता है। अब 1009 ईस्वी में क्या हुआ कि महमूद गजनी ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, गौर पर। और महमूद गजनवी ने जब इस पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद क्या होता है कि चीज़ें चलती रहीं, लेकिन जैसे ही महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 में, उसके बाद धीरे धीरे जो गौर वंश था या संसबनी वंश था उसने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया। और जो गौर के जो शासक हुए, गौर शासक हुए, उन्होंने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया, मतलब इतना वो शक्तिशाली हो गए कि वो हेरात के एक शासक था, सल्जुक नाम था जिसका, कि उससे भी उसके संघर्ष जो है चलते रहे। गजनी के साथ भी उनके संघर्ष चलते रहे, और इसका परिणाम ये हुआ कि जब गौर की शक्ति बढ़ रही थी, गौर शासकों की, तो उस समय गजनी में एक शासक था उस समय, वो था जो गजनी में शासक हुआ उस समय जो गजनी का शासक था वो था बहराम शाह। और बहराम शाह ने क्या किया कि गौर का जो शासक था अलाउद्दीन हुसैन, इनकी शक्ति जब इतनी बढ़ने लगी तो उसको इनसिक्योरिटी होने लगी। जब इनसिक्योरिटी हुई तो उसने अलाउद्दीन हुसैन के भाई को पकड़वा लिया, और जब अलाउद्दीन हुसैन के भाई को पकड़वा लिया उसे जहर दे के मरवा दिया। जब जहर देके मरवा दिया तो अलाउद्दीन हुसैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, और उसने गजनी से बदला लिया। और बदले के फलस्वरूप उसने क्या किया, गजनी पर आक्रमण कर दिया, और गजनी को लगभग 7 दिन तक जलाया। मतलब इतना वहाँ पे विनाश किया कि लगभग 7 दिन तक गजनी जो है जलता रहा। इसीलिए जो अलाउद्दीन हुसैन है उसको सोज कहा जाता है। सोज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला, तो इसको ये उपाधि दी गई है सोज, या विश्व दाहक की उपाधि इसको मिली है। जहाँ सोज भी कहा जाता है, जहाँ सोज यानी कि विश्व को जलाने वाला या विश्व दाहक।
अब क्या होता है कि जब गजनी पे इसका ये चलता है, इसने गजनी को नष्ट कर दिया। उसके बाद गजनी में जो गजनवी शासक रहे, उनको गुज्जर तुर्कों ने 1158 ईस्वी से गजनी से निकाल दिया। तो एक तरीके से इस बीच में 1158 के आसपास जो गजनी का क्षेत्र था, वो गुज्जर तुर्कों के अंडर था, यानी कि उनके अधीनस्थ था। अब हम सीधा पहुँचते हैं मोहम्मद गौरी पर। तो 1173 ईस्वी में क्या हुआ कि बहाउद्दीन सैम नाम का व्यक्ति हुआ, जिसने जो है गुज्जर तुर्कों को पराजित किया गजनी से, और गजनी पर अधिकार स्थापित कर लिया। और बहाउद्दीन सैम जो था, वो मोहम्मद गौरी का जो है बड़ा भाई था। बहाउद्दीन सैम जो है मोहम्मद गौरी का बड़ा भाई था। और उस समय जो विजयी सेना थी, उसका नेतृत्व कर रहा था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी कि इसका मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो जब गजनी इनके कंट्रोल में आ जाता है, उसके बाद गजनी का जो राज्यपाल है, वो इसको मोहम्मद गौरी को नियुक्त कर दिया जाता है, और उसे पूरी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वो अपने हिसाब से गजनी का जो है शासन कर सकता है। अब जो है मोहम्मद गौरी जो है गजनी का एक तरीके से स्वतंत्र शासक बन जाता है। स्वतंत्र शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी के जो है सैन्य अभियान भारत की तरफ शुरू होते हैं, क्योंकि उस समय खुरासान हुआ या फिर ऑक्सस का जो क्षेत्र था, वहाँ पे ये लोग लगातार आक्रमण कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो मोहम्मद गौरी ने जो है भारत की तरफ सैनिक अभियान करना शुरू किए, और जो इसका जो बड़ा भाई था बहाउद्दीन सैम जो था, वो अपना गजनी वाला क्षेत्र और गौर वाला क्षेत्र देख रहा था। मोहम्मद गौरी के जो सैनिक अभियान की हम बात करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा सेना नायक था। सेना नायक होने के बाद इसका जो एक तरीके से जो इसकी नीति थी, वो एकदम महमूद गजनवी से बिल्कुल अलग थी, और इसको हम अलग तरीके से देखेंगे। अब इसमें क्या जो मोहम्मद गौरी था, उसने आक्रमण के लिए खैबर दर्रे को चूज़ नहीं किया। जैसे कि पहले का जो महमूद गजनवी था, उसने खैबर दर्रे से आक्रमण किया, जितने भी आक्रमण हुए खैबर दर्रे से हुए। लेकिन इस मोहम्मद गौरी ने खैबर दर्रे की जगह इसने जो अपना क्षेत्र चुना आक्रमण का, वो बोलन दर्रा चुना। इसको गोमल, कुछ किताबों में गोमल भी लिखा है, तो इसे बोलन दर्रे के तरफ से आया, जो कि गुजरात की साइड से पड़ता है। ठीक है। अब इसका कारण क्या था कि ये खैबर दर्रे की तरफ नहीं गया? सबसे मेन कारण था कि वहाँ पे गजनवी शासकों के उत्तराधिकारी खैबर दर्रे पर उनका अपना आधिपत्य था, तो ये डायरेक्ट उनसे उलझना नहीं चाहता था। अभी ये दूसरे रास्ते से इसने छोटा मार्ग चुना, और एक तरीके से अपने आप को भारत में प्रवेश किया। तो इसका जो पहला आक्रमण होता है, वो बोलन दर्रे से 1175 ईस्वी में होता है, और 1175 ईस्वी में ये मुल्तान और उक्ष पर जो कर्मटिया शासकों का शासन था, उनको पराजित करता है, और एक तरीके से मुल्तान और उक्ष पर अपना सैनिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है। फिर 1178 ईस्वी में जो ये एक आक्रमण में सफल हो जाता है, तो 1178 ईस्वी में ये जो है गुजरात की तरफ बढ़ता है। लेकिन गुजरात की तरफ बढ़ने पर, ये गुजरात पर जब आक्रमण करता है, तो वहाँ के शासक थे भीम द्वितीय, जिनको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उनसे ये पराजित हो जाता है। जैसे ही ये उनसे पराजित होता है, तो ये अपनी रणनीति बदल लेता है, और अपनी रणनीति बदलने के बाद ये 1179 में जो है खैबर दर्रे की तरफ रुख करता है, और वहाँ पे इसका गजनवी शासकों से जो है संघर्ष होता है। उस संघर्ष में ये एक तरीके से जीत ही जाता है, और वहाँ 1179 में ये पेशावर को अपने आधिपत्य में ले लेता है, जो कि गरकाई क्षेत्र था, और वहाँ पे एक अपना सैन्य शिविर लगाता है। और एक तरीके से पेशावर जब इसके कंट्रोल में आ जाता है, फिर ये लाहौर की तरफ बढ़ता है, और लाहौर में ये 1181 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करता है, और वहाँ पे जो गजनवी शासक था खुसरो मलिक, उसको संधि के लिए बाध्य कर देता है। और संधि के लिए जब उसको बाध्य कर देता है, तो एक तरीके से खुसरो मलिक इसके अधीन में आ जाता है, और वहाँ पे शासन करता है। तो ये बात है 1181 की, ये लाहौर पर आक्रमण करता है। फिर 1182 में ये जब लाहौर पेशावर इसके अधीन हो जाते हैं, फिर ये आगे बढ़ता है, और सिंध की राजधानी थी देवल, तो ये देवल पे अपना जो है आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तो इधर जो उत्तर पश्चिम का भाग था, वो इसका एक तरीके से इसके अंडर में आता गया। फिर ये 1185 में जो है मोहम्मद गौरी सियालकोट पर अपना आधिपत्य कर लेता है, और उसी समय 1185 में फिर से ये लाहौर पे एक बार फिर से आक्रमण करता है, और जो वहाँ का इसके अधीनस्थी शासक था खुसरो मलिक, उसको जो है बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद उसको गौर भेज दिया जाता है, और वहाँ पे लगभग कुछ दिन तक वो कैदी के रूप में रहता है। फिर 1192 ईस्वी में उसकी हत्या और उसके बेटे की हत्या करवा दी जाती है, और ऐसा माना जाता है इसके बाद यहाँ पे जो है गजनवी वंश का अंत हो जाता है। 1192 में एक तरीके से गजनवी वंश का पूरी तरीके से अंत हो जाता है। फिर पंजाब के विलय के बाद मोहम्मद गौरी ने लाहौर को
राजपूतों के विरुद्ध एक सैनिक गतिविधियों का अड्डा बना लिया, यानी कि जो उसका केंद्र बन गया वो लाहौर बन गया। अब लाहौर केंद्र बनाने के बाद वो अब आगे बढ़ता है और जो चौहान शासक थे, भटिंडा या तबर हिंद का जो क्षेत्र था, तबर हिंद का भटिंडा में तबर हिंद का किला था, जो वहाँ पे आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का 1189 ईस्वी में। और जो उनकी रक्षा चौकी होती है चौहान शासकों की, उस पर आक्रमण करता है और उनको आत्मसमर्पण के लिए विवश कर देता है। जब ये बात पृथ्वीराज तृतीय को पता चलती है, जिनसे साथ मोहम्मद गौरी का तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध होता है, तो जब पता चलती है तो उसका परिणाम ही था कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। लेकिन द्वितीय युद्ध जब तराइन का होता है तो उसके कुछ कारण थे। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें फैक्ट जो है नोट किए। जैसे पृथ्वीराज चौहान जो थे, उनकी पराजय का ये था कि वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि गौरियों की शक्ति बढ़ रही है, या उनके विकास की तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका था कि ऐसे गजनवी शासक आए, सीमावर्ती झड़प हुई, वैसे गौरी भी चले जाएंगे। उनका ये नहीं था कि वो यहाँ के स्थापित हो जाएंगे, तो उन्होंने बहुत हल्के में लिया था गौरियों को। दूसरा कि जब इन्होंने मुल्तान और लाहौर पर कब्जा कर लिया गौरी शासकों ने, तो इससे भी पृथ्वीराज चौहान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको लगा कि ठीक है, हो गया, ये भी वहाँ शासन करते रहेंगे, ये आगे थोड़ी ना बढ़ेंगे। तो ये वजह थी कि वो उन्होंने काफ़ी ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने अजमेर को ही अपना प्रशासनिक मुख्यालय बनाए रखा और दिल्ली पर एक तरीके से उनका छोटा भाई जो था गोविंद राय, उसका शासन था। और गोविंद राय ने ऐसा बताया जाता है कि उनको सूचित किया था कि भटिंडा में जो है तुर्कों ने घुसपैठ कर दी है और एक तरीके से तबर हिंद पर जो है कब्जा कर लिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ें देखेंगे। तो इसमें 1192 में जब 91 में मोहम्मद गौरी परास्त हो जाता है या असफल हो जाता है, तो वो अपनी 1 साल काफ़ी, ऐसा कहा जाता है कि वो ना 1 साल कपड़े बदलता है और वो अपनी एक बहुत अच्छे से तैयारी करता है। और बदला लेने के लिए वो अपनी सेना में जो लोग तराइन के प्रथम युद्ध में हारे, उनको काफ़ी दंड वंड भी दिया है उसने। और अपनी सेना को मजबूत बनाने में उसने 1 साल तक काफ़ी मेहनत की, और जिसके परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फिर द्वितीय युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है जो पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो जाते हैं और भाग भी जाते हैं, और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। और गोविंद राय जो उनका छोटा भाई था, वो भी युद्ध करते करते शहीद हो जाते हैं। फिर मोहम्मद गौरी जब एक तरीके से चौहानों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद उसका कन्नौज के शासक जो था जयचंद, उसके साथ चंदावर का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में। 1194 ईस्वी में उसका चंदावर का युद्ध होता है। इसमें वो कन्नौज का जो शासक था जयचंद, उसको पराजित करता है। फिर आगे एक तरीके से जो ये घटना थी तराइन की विजय जो थी, इसको हम एक ही घटना नहीं मानेंगे। एक शक्तिशाली विजेता के रूप में जो मोहम्मद गौरी की सुगठित, यानी कि अच्छी तरह से प्लान करके ये विजय थी। ऐसा नहीं अचानक से विजय प्राप्त होगी, उसने काफ़ी तैयारी की थी। तो इसलिए माना जाता है कि शक्तिशाली विजेता की लगातार विजयों में एक सुगठित विजय थी ये। और इस विजय का जो लक्ष्य था वो था भारत में मुस्लिम तुर्की जो है राज्य बनाना या उसकी स्थापना करना। फिर जब ये तुर्की विजय के बाद में क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत, एक तरीके से सैनिक जो पक्ष था तुर्की विजयों का, वो ख़त्म होता है और दिल्ली सल्तनत की जो है प्रशासनिक नींव डालने का मार्ग शुरू होता है। यहाँ से प्रशासनिक नींव डालने का मार्ग जो है शुरू होता है। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे जब वो फिर गौर चला जाता है यहाँ से वापस, तो अपने एक सेनानायक या अपने एक जो काफ़ी महत्वपूर्ण या उसका विश्वसनीय दास था कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ विजयी सेना का प्रभार दे के वो वापस गजनी लौट जाता है और उसको यहाँ पे अपने प्रतिनिधि के तौर पर छोड़ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना सैनिक मुख्यालय दिल्ली के निकट एक इंद्रप्रस्थ जगह थी, वहाँ पे स्थापित किया। और इसकी आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या क्या चीज़ें थी वो हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से मोहम्मद गौरी का जो है सैनिक अभियान जो है ख़त्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन बनेगा कि तुर्कों की सफलता के क्या कारण थे अथवा राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। जैसे कुछ पुराने राइटर रहे हैं, हरीशचंद्र वर्मा और JL मेहता, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रखा है, जाति व्यवस्था और जो सेना के मतलब भारत में जाति व्यवस्था, सामंत भारत में जाति व्यवस्था थी, इस वजह से तुर्कों की यहाँ विजय संभव हो पाई। तो हम इसमें मेनली जो आधार बना रहे हैं वो सतीश चंद्रा को बना रहे हैं और वो काफ़ी अभी का उनका लेटेस्ट है और उनके जो तर्क दिए गए हैं वो कहीं हद तक काफ़ी सही माने जाते हैं। उन्होंने बेसिकली पूरा जो तुर्क विजय थी उसको सैनिक शक्ति या फिर सैनिक दृष्टिकोण को बीच में रखा है।
सबसे पहला कारण जो माना जाता है राजपूतों की पराजय का या तुर्कों की सफलता का, वो होता है कि राजपूत सेनाएं संगठन और नेतृत्व दृष्टि से हीन थी, यानी कि उनका जो संगठन था वो तुर्की सेना की अपेक्षा उतना मजबूत नहीं होता था। इसका कारण ये था कि हमारे यहाँ सामंतवादी व्यवस्था थी, यानी कि अलग अलग अधीनस्थ शासक होते थे, उनकी सेनाएं आती थी युद्ध में, तो अलग अलग जो सेनाएं थी वो एक व्यक्ति की कमांड में नहीं होती थी, वो अपने अपने अलग अलग शासकों की कमांड में होती थी। तो इसलिए माना जाता है कि उनमें संगठन का और नेतृत्व का अभाव था, उन्हें कहीं एक जगह से कमांड नहीं मिलती थी, इसलिए वो बिखरी बिखरी रहती थी संगठित होने के बावजूद भी। दूसरा कि उनके ऊपर कोई एकीकृत नियंत्रण नहीं था और युद्ध भूमि में वो अलग अलग शासकों के द्वारा नियंत्रित की जाती थी और पंचमेल सेनाओं का संचालन करना कठिन था, यानी कि अगर आप एक व्यक्ति लीडर होगा तो चीज़ें अच्छे से होंगी, लेकिन वहाँ 5 व्यक्ति लीडर होंगे और 5 व्यक्ति चीज़ों को डील कर रहे होंगे तो चीज़ें जाहिर सी बात है कि बिखर जाएंगी। तो फिर आगे चलते हैं। जो राजपूत शासक थे वो गतिशीलता, मतलब सेना में गतिशीलता की जगह सैनिकों की संख्या पर अधिक जोर देते थे, यानी कि वो सैनिकों में उनकी जो दक्षता थी उस पर ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ संख्या को बढ़ाते थे। तो ये भी एक कारण था कि जो तुर्की सेना थी वो गतिशील थी, यानी कि बहुत ज़्यादा घोड़े पे बैठ के तीरंदाजी करने में, घोड़ा तेज़ गति से भागने में काफ़ी अपेक्षा में अधिक सक्षम होता है। तो ये माना जाता है कि जो तुर्की सेना थी वो गतिशील ज़्यादा थी और राजपूत शासक जो था गतिशीलता से ज़्यादा वो सैनिकों की संख्या पर, उनको ऐसा लगता था जितने ज़्यादा सैनिक होंगे उतनी हमारी सेना मजबूत होगी। वो इस बात पे, स्किल पे ध्यान नहीं देते थे कि हमें सैनिकों को दक्ष बनाना चाहिए, ना कि उनकी संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अगला है कि राजपूत सेनाओं में जो हाथियों का प्रयोग था वो सही तरीके से नहीं होता था। ये भी एक कारण था कि जो सही तरीके से हाथियों का प्रयोग नहीं होता था, और दूसरी तरफ जो है तेज़ घुड़सवार होते थे, उस पे तीरंदाजी बहुत अच्छे से हो जाती थी। तो जो हाथियों की सेना थी, वैसे वो अगर हाथियों का सही तरीके से प्रयोग होता तो शायद वो एक विजय में सहयोग बनती, लेकिन जो हाथियों का प्रयोग था वो राजपूत शासकों ने सही तरीके से नहीं किया। जबकि जो तुर्की सेना थी वो घोड़ों का प्रयोग काफ़ी अच्छे तरीके से करती थी। तो ये भी एक कारण रहा जिसकी वजह से तुर्को यहाँ पे सफल हो पाए। ठीक है, और तुर्कों को विश्व में सर्वाधिक निपुण घुड़सवार की भी उपाधि प्राप्त है, ख्याति प्राप्त है, यानी कि वो काफ़ी अच्छे घुड़सवार होते थे। आगे तुर्कों की जो एकता व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी, और जबकि राजपूतों में जो व्यवस्था थी वो सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था में क्या होता था कि चीज़ें वंशानुगत होती थी, कि एक इंसान को क्षेत्र दे दिया अब वो वंश के आधार पर चीज़ें बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से जो राजा था उसका सामंतों पर नियंत्रण जो था वो उतना मजबूत नहीं होता था। जबकि जो एकता व्यवस्था थी उसमें सुल्तान का जो नियंत्रण होता था वो काफ़ी मजबूत होता था, और जो एकता व्यवस्था थी वो वंशानुगत नहीं थी, एकता को चेंज कर दिया जाता था। एकता सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, इल्तुतमिश को जब पढ़ेंगे तब। तो एक जो सामंती व्यवस्था थी ये भी राजपूतों की पराजय का कारण रही। राजपूतों की अपेक्षा तुर्कों में सामाजिक गतिशीलता की गुंजाइश कहीं अधिक थी। इसका मतलब ये था कि राजपूतों में जो था एक मत जो था दृढ़ था कि मतलब एक जाति व्यवस्था में ऊंचता, मतलब उच्चता नीचता, ये चीज़ें ज़्यादा थी। लेकिन हम तुर्कों में देखेंगे कि वहाँ पे ऐसा नहीं था कि वहाँ पे चीज़ें नहीं थी, लेकिन वहाँ गतिशीलता जो थी सामाजिक वो कम थी राजपूतों की अपेक्षा। वहाँ कोई दास भी सुल्तान बन सकता था, यानी कि सेना का नेतृत्व कर सकता था, लेकिन राजपूतों में ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जगह तुमको हमें देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं है कि हमारी सेना भील जाटों का भी काफ़ी योगदान रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता जो थी वो राजपूतों की अपेक्षा तुर्कों में कहीं अधिक थी। तो ये भी एक कारण रहा। लास्ट कारण जो हम देखेंगे इसमें वो था कि राजनीतिक एकता का जो अभाव देखा जाता है वो राजपूतों में ज़्यादा था। वहाँ पे आपस में ही शासकों के बीच में जो है राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये कारण रहे राजपूतों की पराजय के और तुर्कों की सफलता के। 5-6 पॉइंट आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें से, तो आप इसको किताब से जब पढ़ेंगे थोड़ा बहुत तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई भी परेशानी है आपको या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सिलेबस थोड़ा सा स्लो चल रहा है, कोशिश की जाएगी कि अब जल्दी जल्दी आपकी क्लासेस को अपलोड किया जाए। बाकी आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।
तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उस पर हम अगली क्लास शुरू करते हैं। बाकी आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।